नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थी फटाफट आ जाए क्लास में और क्लास को ज्वाइन करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज डिजिटल सीरीज की क्लास चौथी है, जिसमें हम मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं से आए हुए प्रश्न हैं जो कंप्लीट होंगे आज की क्लास में। चौथी क्लास चल रही है इसकी बच्चों। तो फिर हम कल नए टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज चलिए इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न और आगे पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए शुरू किया जाए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या रहा। ये रहा आपके सामने। देखिए पहले सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि अर्जित पद, पेन थोड़ा सही कर ले। अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची हैं। किसके द्वारा यह बात कही गई है? अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? फेयरचाइल्ड द्वारा, या बोगार्ड्स द्वारा, या सदरलैंड द्वारा, या फिर A.W. ग्रीन द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची हैं। यह कहना है A.W. ग्रीन का। A.W. ग्रीन इज द राइट आंसर। ओके, डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति आधारित है किस पर? प्रदत्त परिस्थिति किस पर आधारित होती है? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती है। प्रदत्त परिस्थिति ध्यान रखिएगा, या योग्यता पर, या आय पर, या सभी पर? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रदत्त परिस्थिति किस पर आधारित होती है? बच्चों प्रदत्त परिस्थिति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती है, ना कि योग्यता पर, ना आय पर। ओके बच्चों, प्रदत्त सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर। प्रदत्त यानी जन्मजात होती है बच्चों, हस्तांतरित होती रहती है, तो उसे प्रदत्त ही कहा जाता है। अर्जित नहीं है, अर्जित तो योग्यता पर होती है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रस्थित समूह शब्द का प्रतिपादन किया है। किसने किया बच्चों? प्रस्थित समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? R.K. मार्टन ने किया है, या टॉलकॉट पार्सन्स ने किया है, या फिर मैक्स वेबर ने किया है, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है? प्रस्थित समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो प्रस्थित समूह शब्द का प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। मैक्स वेबर इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि परिस्थिति से अस्पष्ट अभिप्राय क्या है? सामाजिक पद है परिस्थिति से अस्पष्ट, या कार्य होगा, या अधिकार एवं कर्तव्य होगा, या फिर सभी होगा? परिस्थिति से अस्पष्ट अभिप्राय क्या होगा बच्चों? तो ये परिस्थिति की बात पूछी जा रही है, तो सामाजिक पद से है बच्चों इसका अभिप्राय। सामाजिक पद इज द राइट आंसर। ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। क्योंकि एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि में अगर हम देखें तो परिस्थिति वह सामाजिक पद होता है जो इसके धारक के व्यक्तिगत गुणों या सामाजिक सीमाओं के अतिरिक्त उसके आदर, प्रतिष्ठा, प्रभाव, अधिकार और कर्तव्य की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है परिस्थिति से। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक पद होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? अब बताइए आप, इसमें से बहुत आसान सवाल है, GIC का बच्चों पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से किसको सबसे अधिक
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? इस चारों विकल्प में से एक अमीर व्यवसायी को, या एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हो उसको, या एक दलाल को, या फिर एक मजिस्ट्रेट को। सबसे अधिक प्रतिष्ठा इसमें से किसको प्राप्त है? सभी लोग इसका आंसर दें। ओके, तो बच्चों सबसे अधिक प्रतिष्ठा की बात अगर देखी जाए तो इसमें ही केवल मजिस्ट्रेट को ही सबसे ज्यादा है बच्चों। सबसे ज्यादा समाज में जिस व्यक्ति को जितना अधिकार प्राप्त होता है, जहाँ सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, उसको उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती है। अगर हम प्रतिष्ठा की बात देखें तो इसमें केवल सबसे ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के बाद एक मजिस्ट्रेट की होती है। ओके, एक दलाल, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा डॉक्टर, एक व्यवसायी को बच्चों वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ओके, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? टालकाट पारसंस ने, या आर के मर्टन ने, या रॉल्फ लिंटन ने, या फिर जीएच मीड ने? किसने वर्गीकृत किया इन तीनों रूपों में? प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? तो बच्चों अगर देखा जाए तो इसको वर्गीकृत किया है आर के मर्टन ने। आर के मर्टन इज द राइट आंसर। ओके, आर के मर्टन ने बच्चों परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है आर के मर्टन ने। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? टालकाट पारसंस ने, या रॉबर्ट वीरस्टीड ने, या किंग्सले डेविस ने, या फिर आर के मर्टन ने? तो आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति किसने वर्गीकृत किया है? आर के मर्टन। आर के मर्टन इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, आर के मर्टन इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किसने किया है? भूमिका कुलक में यानी समुच्चय, पुंज जिसे कहा जाता है, रोल सेट या भूमिका कुलक यानी भूमिका पुंज, परिस्थिति कुलक, तो बच्चों किसने प्रतिपादित किया है? एसएफ नाडेल ने, या आर के मर्टन ने, या सी लेवी स्ट्रॉस ने, या फिर एम एन श्रीनिवास ने? तो भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किसने किया है? तो आर के मर्टन द्वारा किया गया है। आर के मर्टन इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता। हर तरह के प्रश्न इसलिए आपके सामने रखे जा रहे हैं बच्चों, ताकि इसमें से कोई भी एक पूछा, जब पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी तो आप आंसर समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन है, या हर्टन एवं हंट हैं, या आर के मर्टन हैं, या किंग्सले डेविस है? भूमिका समुच्चय, भूमिका परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणा के प्रतिपादक कौन? आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? मर्टन, बिल्कुल सही, मर्टन इज द राइट आंसर। मर्टन ने बच्चों प्रतिपादित किया परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय और भूमिका क्रमबद्धता को। ओके, सी इज द राइट आंसर, आर के मर्टन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक और परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? एच.एम. हाइमन ने, या आर के मर्टन ने, या राल्फ लिंटन ने, या फिर एस.एफ. नाडेल ने?
तो बच्चों परिस्थित कुलक, भूमिका कुलक, परिस्थित अनुक्रम की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया है? तो बच्चों शब्दों का हेर फेर किया गया, सवाल एक ही है, आंसर भी एक ही होगा, लेकिन इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया है कि इन्हीं शब्दों की वजह से आप लोग कंफ्यूज भी होंगे। यहाँ आपका कंफर्मेशन क्लियर होते जा रहा है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा, आर के मार्टन इज द राइट आंसर। ओके, आर के मार्टन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया है? भूमिका पुंज पद का सृजन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया? टीबी बाटोमोर द्वारा, या इमाइल दोरखीम द्वारा, या जॉर्ज सिमेल द्वारा, या फिर आर के मार्टन द्वारा? भूमिका पुंज पद का सृजन किसके द्वारा, किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? भूमिका पुंज पद का सृजन, तो डी आर के मार्टन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, आर के मार्टन इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसने भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर ने, या आर के मार्टन ने, या टालकाट पार्सन्स ने, या फिर एच.एम. जॉनसन ने? तो बच्चों भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज की अवधारणा को जिसने प्रस्तुत किया है वह है आर के मार्टन। आर के मार्टन इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय भूमिकाओं की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? भारतीय भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? भारतीय भूमिका, राल्फ लिंटन ने किया भारतीय भूमिका की अवधारणा का प्रयोग, या एफ नैडल ने किया है, एफ नैडल, या फिर इरविंग गॉफमैन ने किया है, या आर के मार्टन ने किया है? तो भारतीय भूमिका की अवधारणा का प्रयोग बच्चों ई हॉफमैन ने किया है, इरविंग हॉफमैन ने किया है। सी इज द राइट आंसर, इरविंग हॉफमैन ने किया है भारतीय भूमिका की अवधारणा का प्रयोग। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? राल्फ टर्नर द्वारा, या फिर एफ नाडेल द्वारा, या आर के मार्टन द्वारा, या फिर राल्फ लिंटन द्वारा? भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आर के मार्टन द्वारा बच्चों भूमिका संघर्ष की अवधारणा को दिया गया है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा आर के मार्टन द्वारा दी गई है। इसमें होता क्या, भूमिका संघर्ष कहते किसे बच्चों? तो जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति होता है जो दो भूमिकाएं उसको मिलती हैं, विरोधाभासी हो, दोनों भूमिकाएं विरोधाभासी हो, विरोधाभासी उसी तरह अपेक्षा उससे करने लग जाए तो वह भूमिका संघर्ष होता है, उसको उसी को कहा जाता है। ऐसा कहना है किसका? आर के मार्टन का। आर के मार्टन इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने बच्चों, निम्न में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है? निम्न में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? किसके द्वारा? C.H. कुले द्वारा, या G.H. मीड द्वारा, या एम कुहन द्वारा, या फिर हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा? इस अवधारणा का, भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो G.H. मीड इज द राइट आंसर। ओके, G.H. मीड द्वारा किया गया है भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग। ओके, बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका, इन तीन प्रकारों में किसने विभाजित किया है? भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका एवं स्वतंत्र भूमिका,
इन 3 प्रकारों में किसने विभाजित किया? SF नॉडेल ने, या रॉल्फ लिंटन ने, या GH फिचर ने, या फिर M बैटन ने? M बैटन यानी माइकल बैटन। किसके द्वारा 3 भागों में बांटा गया? बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका में। तो बच्चों ये विभाजित किया गया है, बांटा गया है माइकल बैटन द्वारा, माइकल M बैटन, माइकल बैटन द्वारा बच्चों बांटा गया 3 भागों में। बुनियादी भूमिका यानी बेसिक रोल, सामान्य भूमिका यानी जनरल रोल, और स्वतंत्र भूमिका यानी इंडिपेंडेंट रोल। तो इसको बांटा किसने ने? माइकल बैटन ने। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। अगर बच्चों आप लोग कंफ्यूजन है नाडेल है, तो नाडेल ने भूमिका को संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक के रूप में बताया है। ओके, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सात्मीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। सात्मीकरण का अर्थ क्या होगा? 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, या एक समुदाय का दूसरे पर प्रभुत्व, या 2 समुदाय आपस में झगड़ते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सात्मीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है। तो सात्मीकरण का अर्थ क्या होता है? सात्मीकरण को बच्चों क्या होता है? बच्चों सात्मीकरण का एक में मिल जाना, यानी 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, यही सात्मीकरण का अर्थ होगा। इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। सात्मीकरण यानी दो समुदायों के बीच आपस में बच्चों मध्यस्थता, यानी अपने संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, तो यही होता है एक में मिलना। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है। यह किसने कहा है? GE स्मिथ ने कहा है, या लेविस कोजर ने कहा है, या जॉर्ज सिमेल ने कहा है, या रॉबर्ट पार्क ने कहा है? यह बात किसने कही है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं? यह कथन किसका है? तो बच्चों ये रॉबर्ट पार्क का कथन है। रॉबर्ट पार्क इज द राइट आंसर। यह कथन रॉबर्ट पार्क का है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है। अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, यह किसने कहा है? अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण, यह क्या किसने कहा है? एस पैटरसन ने कहा है, या फिर RE पार्क ने कहा है, या ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने कहा है, या फेयरचाइल्ड ने कहा है? अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, यह बात किसने कही है? बच्चों एस पैटरसन ने कहा है। एस पैटरसन ने कहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। यह कथन एस पैटरसन का है। ओके, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? हर्स्कोविट्ज का है, या हॉवेल का है, या टायलर का है, या इलियट तथा मेरिल का है? यह कथन किसका है? बच्चों संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन है MJ हर्स्कोविट्ज का। MJ हर्स्कोविट्ज का कथन है बच्चों। ओके, ए करेक्ट आंसर हो गया इसका, हर्स्कोविट्ज। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? तो बच्चों ये वही होंगे हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज, MJ हर्स्कोविट्ज इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप क्या कहलाते हैं?
किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक यूनिवर्सल्स यानी सार्वभौम, या सांस्कृतिक इब्सोल्यूट यानी संपूर्ण, या संस्कृति संकुल कहा जाएगा, या संस्कृति गुणों से कहा जाएगा। इसमें पहले प्रश्न को ध्यान से समझना बच्चों। किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार, अगर हम किसी भी समाज, अपने ही समाज में मान लीजिए किसी अनजान आदमी से या फिर जिसको हम बहुत कम जानते हो जिसके बारे में, उससे हम अपेक्षित विश्वास भी उनकी बातों पर कर लेते हैं और उसी के अपने हिसाब से व्यवहार भी उससे कर लेते हैं। तो इस तरह का जो रूप होगा अपेक्षित विश्वास और व्यवहार का, उसका स्वरूप क्या कहलाएगा बच्चों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह कहलाएगा संस्कृति गुण कहा जाएगा, उसे संस्कृति गुण कहा जाएगा। ओके, ये हमारे भारतीय संस्कृति के गुण हैं। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहेंगे? सांस्कृतिक तत्व कहेंगे उसे, या सांस्कृतिक संकुल कहा जाएगा, या सांस्कृतिक क्षेत्र उसे कहा जाएगा, या सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाएगा? संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को आप क्या कहेंगे बच्चों? सांस्कृतिक तत्व इसे कहा जाएगा। सांस्कृतिक तत्व इज द राइट आंसर। क्योंकि सांस्कृतिक तत्व बच्चों क्या होता है ना कि किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य अगर अपेक्षित विश्वास के रूप में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं पीछे इसलिए ले चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, व्यवहार के स्वरूप को सांस्कृतिक विशेषक या तत्व यानी कल्चरल ट्रेट्स, या संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व भी कहा जाता है, या सांस्कृतिक लक्षण भी इसे ही कहते हैं। ओके, इसलिए सांस्कृतिक तत्व इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक लक्षण है, या मूल्य होगा, या आदर्श होगा, या प्रथाएं होगा? तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? सांस्कृतिक लक्षण है। अभी पीछे मैंने बताया है सांस्कृतिक लक्षण इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण कहा जाएगा इसको, या प्रसारण? यहाँ क्या बात हो रही है? एक संस्कृति का लक्षण या समग्रता ये दूसरे समाज में फैल रही है, उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे फैलाव को हम क्या कहेंगे? प्रसंस्कृतिकरण कहा जाएगा, या प्रसारण कहा जाएगा, या सांस्कृतिक विनिमय कहलाएगा, या फिर सांस्कृतिक आक्रमण कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? बच्चों उसे संस्कृति प्रसार या प्रसरण दोनों कहा जा सकता है। संस्कृति प्रसार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रसारण या संस्कृति दोनों विकल्प हो तो आपको पता हो। संस्कृति प्रसार या प्रसरण दोनों हो जाएगा। ओके, तो बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कोई इसमें से गलत है, वह कौन सा है बच्चों? संस्कृति सभ्यता के लिए यह सदैव विकासोन्मुख होती है। सभ्यता यानी सभ्यता की बात हो रही बच्चों, या सभ्यता सदैव विकासोन्मुख होती है, यानी यह की बात क्या होगा? सभ्यता की। या इसके विकास की अवस्था को मापा जा सकता है, या इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, या इसे बिना परिवर्तन अपनाया जा सकता है। सभ्यता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत होगा वो कथन, कौन सा बच्चों? अगर सभ्यता में आध्यात्मिक शक्ति निहित नहीं होती है जबकि संस्कृति में होती है, किसी न किसी प्रकार का विश्वास संस्कृति में होता है, अंधविश्वास अवश्य पाया जाता है।
तो बच्चों शक्ति निहित नहीं होती है, इसमें दिया निहित होती है, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का समुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम है, जिसकी निर्णायक इकाइयां एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती हैं। इसके विचारक कौन है? यह स्टेटमेंट किसका बच्चों? यह स्टेटमेंट किसका है? राल्फ लिंटन का, या ईवी टायलर का, या रॉबर्ट बेयरस्टीड का, या हर्स्कोविट्ज का? इसके विचारक, इस स्टेटमेंट के विचारक कौन है? राल्फ लिंटन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, राल्फ लिंटन का विचार है बच्चों। यह विचार राल्फ लिंटन का है। राल्फ लिंटन इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है बच्चों? रास के अनुसार, या नैनकी के अनुसार, या चार्ल्स पेज के अनुसार, या फिर रॉबर्ट बेयरस्टीड के अनुसार? संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, किसके अनुसार ये बात कही जा रही है? तो रॉबर्ट बेयरस्टीड इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, रॉबर्ट बेयरस्टीड इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है? आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने, या टालकाट पार्सन्स ने, या आर के मर्टन ने, या बी मैलोस्की ने? आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो बी मैलोस्की इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, क्योंकि आवश्यकताओं के सिद्धांत संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की क्या है? एक ऐसी व्यवस्था और उद्देश्य प्रक्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, ऐसा कहना है मैलोस्की का। मैलोस्की ने अपने संस्कृति के विश्लेषण में आवश्यकताओं का सिद्धांत का भी प्रयोग किया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी मैलोस्की। बी मैलोस्की इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण इसमें से कौन होगा? मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग है, या जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, या जातियां भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन सा विकल्प होगा? तो बच्चों अगर हम इसमें देखें तो जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं, यह हमारे समाजशास्त्रीय विद्वानों का कहना है, क्योंकि सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य के विद्वान यह मानते हैं कि हमें भारतीय समाज को समझना है, तभी हम यहाँ सभ्यता के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। इनके बोस सुरजीत सिन्हा ने इसी परिप्रेक्ष्य में, इसके प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने काम भी किया है। ओके, तो इसलिए जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों, सही बात भी है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम कल अपने राइट टाइम यानी 4 बजे शाम को। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस तो जरूर करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बच्चों। फिर हम कल शाम को मिलेंगे अपने राइट टाइम।